ईरान इजरायल में चल रही जंग के बीच पूरी दुनिया में ऊर्जा का संकट गहराने लगा है। पेट्रोलियम पदार्थों की कमी हो रही है। इस बीच कई देशों ने अपने अपने स्तर पर पेट्रोलियम पदार्थ और ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्रों में कई कठोर कदम उठाए हैं। किसी देश ने राशनिंग शुरू कर दी है तो कई सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का आदेश जारी हो गया है ताकि ईंधन बचाया जा सके। आपको बताते हैं कि इस देश ने इसके लिए क्या कदम उठाए हैं। श्रीलंका की बात करते हैं। सबसे पहले बुधवार को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। फ्यूल राशनिंग सिस्टम फिर से लागू। वाहनों के लिए ईंधन सीमा तय की गई है। बांग्लादेश की बात करें तो बिजली खपत रोकने के लिए ऑनलाइन क्लास यहां पे शुरू की गई हैं। 8 मार्च से ईंधन की राशनिंग शुरू हो गई है। 5 घंटे की तय बिजली कटौती देश में हुआ करेगी। 4 सरकारी उर्वरक संयंत्र बंद किए गए हैं। भूटान की बात की जाए तो डिब्बों में ईंधन की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वर्क फ्रॉम होम को प्रायोरिटी दी जा रही है। ईंधन राशनिंग को प्राथमिकता। पाकिस्तान में सरकारी दफ्तरों में हफ्ते में 4 दिन काम होगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए 50% वर्क फ्रॉम होम। स्कूल और कॉलेज में 2 हफ्ते के लिए बंद। ईंधन आवंटन में 50% की कटौती। सड़कों से गैर आवश्यक सरकारी वाहन हटाए गए। फिलीपींस के अंदर सरकारी दफ्तर में महज 4 दिन काम होगा। निजी क्षेत्र को वर्क फ्रॉम होम के आदेश दिए गए हैं। गैर आवश्यक यात्राओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। वियतनाम के अंदर वर्क फ्रॉम होम का फॉर्मूला लागू कर दिया गया। सार्वजनिक परिवहन कार पूलिंग को बढ़ावा। म्यांमार के अंदर निजी वाहनों के लिए ऑड इवन सिस्टम लागू किया गया। ईंधन की किल्लत के बाद स्थानीय पेट्रोल पंप बंद होने की खबरें हैं। कंबोडिया के अंदर 1/3 पेट्रोल पंप बंद हो गए। ईंधन की राशनिंग भी असरदार साबित नहीं दिख रही। लाओस में सिविल सेवकों के लिए अनिवार्य वर्क फ्रॉम होम। रिमोट मीटिंग और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा। रोटेशनल वर्क शिफ्ट की शुरुआत। इजिप्ट के अंदर मॉल रेस्टोरेंट और दुकानें जल्दी बंद की जाती हैं। सरकारी इमारतें शाम 6 बजे तक बंद। रोशनी वाले विज्ञापनों को बंद कर दिया गया है। केन्या के अंदर ईंधन की राशनिंग शुरू हो गई है। निर्यात पर प्रभावी प्रतिबंध। न्यूजीलैंड के अंदर कार लेस डे की शुरुआत पर विचार चल रहा है। हफ्ते में 1 दिन गाड़ी न चलाने का विकल्प। एयर न्यूजीलैंड की लगभग 1100 उड़ानें रद्द की गई। स्लोवेनिया में ईंधन की राशनिंग की शुरुआत हुई है। कारों के लिए हफ्ते में 30 लीटर, ट्रकों के लिए 200 लीटर डीजल का नियम रखा गया है। इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा। क्या देश में एक बार फिर लॉकडाउन जैसे हालात बन सकते हैं? मिडिल ईस्ट में जंग के बीच पीएम मोदी ने संसद में यह चेतावनी आखिर क्यों दी? क्या देश में पेट्रोल, डीजल और गैस संकट अब बड़े स्तर पर देखने को मिलेगा? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये हर घर को प्रभावित करेगा। आप और हमें यानी कि सबको। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम जाएगी। आप तक पहुंचने वाला हर सामान या तो नहीं पहुंच पाएगा या फिर बहुत महंगे दामों में पहुंचेगा। अगर ऐसा हुआ तो देश में हर एक चीज महंगी हो सकती है, जिसके बाद के हालात आप सोच और समझ सकते हैं। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब संसद में इस बात को खुले तौर पर जनता के सामने रख दिया है। देश में मौजूद गैस और तेल का स्टॉक अब शायद संकट में है और मिडिल ईस्ट और अन्य जगहों से आने वाला तेल, गैस जंग की वजह से भारत तक नहीं पहुंच पा रहा और जो पहुंच रहा है शायद वो पूरे देश की आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे में अगर मिडिल ईस्ट में जंग नहीं थमी तो भविष्य में हर भारतीय को तैयार रहने की जरूरत है। पहले पीएम मोदी का ये पूरा बयान सुनिए, फिर आपको बताते हैं कि आखिर बड़ी अड़चन कहां आ रही है। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा। हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। पीएम मोदी का यह बयान यकीनन भारतीयों को टेंशन देने वाला जरूर है, लेकिन पीएम मोदी ने इस बात का भरोसा दिलाया है कि देश में पैनिक सिचुएशन नहीं होने देंगे। दरअसल फर्स्ट पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने मौजूदा हालात को दशकों में सबसे ज्यादा गंभीर एनर्जी संकट करार दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जंग में दुनिया में 1.1 करोड़ बैरल प्रतिदिन तेल का नुकसान हो रहा है,
जो 1970 के दशक के बाद से सबसे बड़ा नुकसान है। उस दौरान संकट के समय 50 लाख बैरल हर दिन का नुकसान हो रहा था। लोकसभा में पीएम मोदी ने भी ऐसे ही संकट का इशारा किया है। हालांकि इस संकट से सिर्फ भारत ही प्रभावित नहीं है, बल्कि दुनिया के कई देशों में अब हालात बिगड़ते नजर आ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की चेतावनी के बाद कई देशों ने इससे निपटने के लिए अलग अलग तरीकों से कदम उठाए हैं। फिलीपींस ने तो नेशनल इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। वहां के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने देश की ईंधन आपूर्ति के लिए आसन्न खतरे की चेतावनी दी। फिलीपींस ने ऐसी समस्या से निपटने के लिए हफ्ते में 4 दिन काम कर इमरजेंसी उपाय अपनाने को कहा है। गैर जरूरी यात्राओं पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। ज्यादा से ज्यादा ईंधन बचाने के उपाय अपनाए जाने की सलाह दी है। इसके अलावा तेल आपूर्ति करने वाले अन्य देशों से विकल्प की तलाश की जा रही है और रिजर्व बढ़ाने का काम किया जा रहा है। वहीं पाकिस्तान और श्रीलंका में भी इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है। ऐसे हालातों में भारत में कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। हॉर्मुज के रास्ते से पहले भारत के 50% तेल और गैस की सप्लाई होती थी, लेकिन अब सप्लाई बाधित हुई है, जिसका असर भारत में भी देखा जा रहा है। एलपीजी सिलेंडर की किल्लत ने यह बयां कर दिया है कि हालात अब ज्यादा कुछ ठीक नहीं है। भारत ने इस बीच इंडस्ट्रियल सप्लाई में कटौती की है और एलपीजी प्रोडक्शन को बढ़ा दिया है। भारत ने तेल आपूर्ति के लिए खाड़ी देशों के अलावा अन्य देशों से भी संपर्क साधना शुरू कर दिया है। भारत पहले करीब 27 देशों से तेल और गैस मंगाता था। अब ये संख्या बढ़कर 41 देशों तक पहुंच गई है। पीएम मोदी के मुताबिक भारत के पास अभी 53 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है और इसके अलावा 65 लाख टन के और रिजर्व पर काम चल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने पिछले 11 सालों में अपने रिफाइनरी कैपेसिटी में काफी बढ़ोतरी की है। फिलहाल भारत में लॉकडाउन जैसे हालात नहीं है, लेकिन अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो हालात गंभीर हो सकते हैं और पीएम मोदी ने फिलहाल इसी चुनौती से निपटने के लिए हर भारतीयों को आगाह किया है। क्या देश में फिर से कोरोना जैसे हालात पैदा हो रहे हैं? क्या मोदी सरकार फिर से लॉकडाउन लगाने जा रही है? आखिर यह सवाल क्यों पूछा जाने लगा है? आखिर सोशल मीडिया पे कोविड लॉकडाउन ट्रेंड क्यों करने लगा है? खास करके लॉकडाउन की अगर बात करें तो वो क्यों चर्चा होने लगी है? प्रधानमंत्री मोदी का संसद में संबोधन हुआ, उसके बाद से ही पूछा जाने लगा है कि क्या लॉकडाउन जैसे हालात बन रहे हैं, क्या सरकार वैसे ही कुछ कार्रवाई कर सकती है जो तकरीबन 2023 में माफ कीजिएगा, जब कोरोना के वक्त में मोदी सरकार ने लॉकडाउन लगाने का फैसला किया था, तकरीबन 5 साल पहले। मार्च का ही महीना था, 23 मार्च से को ही लॉकडाउन लगाया गया था। और आपको याद करना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी आज के ही दिन समझिए कि संसद में वक्तव्य देने पहुंचे और उन्होंने कोरोना जैसी तैयारी की बात की, अलर्ट रहने की बात की। उन्होंने विस्तार से देश को वासियों को अपील की और सरकार का मौकूफ रखा कि आखिर क्या तैयारी चल रही है, पूरी दुनिया में क्या वस्तु स्थिति है और सरकार का क्या रुख है। आखिर देश में जो एलपीजी क्राइसिस पैदा हो रही है, किसी को पता नहीं है कि ये युद्ध कहां जाने वाला है, किसी को पता नहीं है कि ये संकट कितने दिन चलेगा, एलपीजी सप्लाई का क्या होगा, क्या, क्योंकि देखिए सिर्फ सप्लाई का मसला नहीं है, प्रोडक्शन का भी मसला है। प्रोडक्शन जिन रिफाइनरीज से होते हैं उन रिफाइनरीज पे भी ईरान ने लगातार हमले किए हैं। यानी कि जहां से भारत को सबसे ज्यादा एलपीजी की सप्लाई, गैस की सप्लाई होती है या रिन्यूएबल एनर्जी की सप्लाई होती है, सीएनजी की सप्लाई होती है, उन सब पे भी हमला किया गया। यानी कि कतर के गैस जो सप्लाई है या जो रिफाइनरीज हैं या जो इंस्टॉलेशन है उस पे ईरान ने हमले किए। अरामको पे हमले किए, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कंपनी है सऊदी की, उस पे हमले किए। यूएई की ऑयल रिफाइनरीज पे हमले किए गए। तो ये सप्लाई का ही मसला नहीं है, यह है प्रोडक्शन का भी। आखिर रिफाइनरीज ही नहीं रहेंगे तो क्रूड ऑयल को निकालने वाला भी नहीं कंपनी बचेगी, उसको रिफाइन नहीं कर पाएंगे तो क्रूड ऑयल आएगा नहीं, तो उसको रिफाइन किया कैसे जाएगा? जब क्रूड ऑयल आएगा नहीं तो पेट्रोल कहां से निकलेंगे, उसके बाद समझिए डीजल कहां से निकलेंगे और दूसरी केमिकल्स कैसे निकलेंगे? तो जाहिर सी बात है कि सरकार को परेशानी तो होगी, सरकार को तैयारी तो करनी होगी। ये मतलब जो सप्लाईज है उसको कर्ब्स करने होंगे, कुछ चीजों, कुछ सेक्टर्स को देना होगा, कुछ सेक्टर्स को नहीं देना होगा और कुछ सेक्टर्स को ज्यादा देना होगा। लेकिन सरकार ने और प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही कोविड जैसी तैयारी की बात की, कोरोना महामारी के दौरान जैसी तैयारी की गई थी, उसकी बातें जैसी उन्होंने की, समझिए कि ये लॉकडाउन वाला जो मसला है वो काफी वायरल हो गया।
उसके चर्चा होने लगी कि आखिर क्या वजह है कि कोरोना महामारी फिर से ट्रेंड कर रहा है, लॉकडाउन की बात होने लगी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आखिर क्या कह दिया वो आपको हम सुनवाते हैं। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। तो आपने सुना कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड के जैसी तैयारी की बात की कि हमें वैसे ही तरीके से अलर्ट रहना होगा। हालांकि इस बात को स्पष्ट करते चलें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड महामारी के दौरान की तैयारी की बात की, ये नहीं कहा कि हम लॉकडाउन लगाने जा रहे हैं। सरकार ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने वैसी जैसी तैयारी की थी वैसा ही कुछ करना होगा, हमें एकजुट रहना होगा और उसके बाद जो अफवाहबाज हैं, जमाखोर हैं, उससे निपटना होगा और इन पर कार्रवाई करना होगा। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को, खास करके जो साइबर सिक्योरिटी वाले हैं, जहां से कि ये आप रिफाइनरी चलती हैं, बिजली का इंस्टॉलेशन होते हैं, जहां से बिजली की सप्लाई दी जाती है, उनसे निपटने का आदेश दिया, उसके जमाखोरों से निपटने का आदेश दिया, बॉर्डर सिक्योरिटी को पुख्ता करने का आदेश दिए हैं। उसके साथ ही साथ कोस्ट गार्ड को, यानी कि जो आपको समुद्री सुरक्षा है, उसको पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं, यानी कि पुख्ता तैयारी के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ सरकार ने ये साफ किया है कि जो सप्लाई है किसानों की, जो यूरिया की सप्लाई है, गैस की सप्लाई है, उसमें कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। साथ ही साथ और जो वैकल्पिक माध्यम है उसको भी बढ़ाने पे जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि जो कॉमर्शियल सिलेंडर्स की सप्लाई है उसको भी बढ़ा दिया गया है और जो डोमेस्टिक सप्लाई है उसमें भरपूर सप्लाई दी जा रही है, लोगों को इसकी कमी नहीं करने दी जा रही है। पीएनजी जो गैस सप्लाई होता है ना, उस मतलब पाइपलाइन सप्लाई, उसके भी इस्तेमाल पे जोर दिया गया है। उसको भी कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा जो इसकी हरी झंडी देनी होती है, परमिशन देनी होती है, सप्लाई देना होता है, उसको भी, उसके काम में भी तेजी लाई जाए। तो जाहिर सी बात है ये किया गया। साथ ही साथ आप समझिए कि सरकार ने अगर कहा कि जमाखोर भी इस दौरान एक्टिव हो गए थे, क्योंकि आपने देखा किस तरीके से यूपी में भी और कई अन्य राज्यों में भी देखा कि इस एक ही घर में तकरीबन समझिए कि 50 से 60 भरे सिलेंडर, कहीं पे 400 सिलेंडर, ऐसे जमाखोर जो थे एक्टिव हो गए थे और अफवाह फैला रहे थे कि देश में एक तरीके से किल्लत हो गई है। तो जाहिर सी बात है उनको मौका मिल गया, 2-2 हजार 3-3 हजार में ब्लैक में सिलेंडर बेचना शुरू कर दिए। जाहिर सी बात है कि जब पैनिक होगा तो लोग खरीदेंगे और इससे सरकार पर दबाव बढ़ता है। इसी से निपटने के आदेश जो है सरकार ने दिए। कोरोना के समय में भी आदेश दिए थे और अभी भी दिए हैं। कोरोना में प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान से पहले क्या कहा था, मतलब लॉकडाउन के ऐलान से पहले क्या कहा था, वो सुनिए। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। तो सुना आपने कि प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन से पहले किस तरीके का एक तरीके से सटल वे में ऐलान किया था और वैसा ही कुछ ऐलान जो है समझिए कि संसद में उन्होंने कहा कोविड जैसी तैयारी करनी होगी, कोविड जैसी जो है अलर्ट जो है हमको रहना होगा और सुरक्षा एजेंसियों को उन्होंने एक तरीके से आदेश दिए हैं कि ये करिए। साथ ही साथ प्रशासन को भी आदेश दिया है कि ये भी जो भी अफवाह फैलाने वाले गिरोह हैं, गुर्गे हैं, उनसे भी निपटा जाए, इन पर निगरानी जरूरी है। साथ ही साथ ये भी उन्होंने सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि जो भी सप्लाई है उसका डाइवर्सिफिकेशन किया गया है, यानी कि भारत पहले 27 देशों से ऑयल का इंपोर्ट करता था, आज समझिए कि 41 देशों से ऑयल का इंपोर्ट करता है, यानी कि निर्भरता हमारी जो 27 देशों पे थी उसको खत्म करके 41 देशों से किया। यानी कि एक देश अगर कोई आंख दिखाता है, सप्लाई नहीं कर पाता है, तो उसको 41 देश और भी हैं, 40 देश और भी हैं उसकी पूर्ति करने के लिए। वो नजारा आपने देखा होगा कि कैसे
एक ही साथ रूस से भी और अमेरिका से भी तेल के जहाज आते हैं। आपने देखा किस तरीके से उसकी अनलोडिंग होती है मंगलुरु पोर्ट पे। उसके अलावा नंदा देवी, शिवालिक, जगलाट की और भी जो जहाज हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लगातार आ रहे हैं। सरकार हाई लेवल पे इसकी बातचीत कर रही है, नेगोशिएशन कर रही है। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दूसरे देशों के जहाज फंसे हुए हैं, वहां पे भारत के जहाज, भारतीय झंडाधारी जहाज जो हैं वहां से सुरक्षित निकल के आ रहे हैं। सरकार ने यह भी कहा तकरीबन 600 के आसपास जो भारत के क्रू मेंबर्स हैं, जो कि 22 से 24 जहाज के आसपास है, वो अभी भी खाड़ी में है। उनको निकालने और सुरक्षित निकालने का जो फैसला है, काम है, वो जारी है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने बताया किस तरीके से इथेनॉल ब्लेंडिंग का काम बढ़ाया गया, रिन्यूएबल एनर्जी पे काम किया गया, उसके इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बढ़ाया गया, मेट्रो का इस्तेमाल किस तरीके से हुआ। इन सब से भारत ने किस तरीके से तेल की जो है या डीजल की जो है उसको बचाया, खपत को कम किया और पैसे बचाए। इससे क्या हुआ कि क्रूड ऑयल की जो इंपोर्ट है वो कम हो गया, तो जाहिर सी बात है पैसे ही बचे और खाड़ी देशों की जो ब्लैक मेलिंग है वो भी कम हो गई। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा, उसके बाद चर्चा होने तो थे कि उन्होंने कहा कि अगर हम आपको बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जंग की वजह से लोगों की जिंदगी पर बुरा असर पड़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि जिस क्षेत्र में जंग हो रही है वह दुनिया से भारत की कनेक्टिविटी के साथ साथ गैस और क्रूड ऑयल की सप्लाई के लिए भी मुख्य रास्ता है। उन्होंने कहा कि इस संघर्ष के कारण दुनिया भर में पैदा हुई इन मुश्किल परिस्थितियों का असर लंबे समय तक रहने की उम्मीद है। यानी कि उन्होंने एक तरीके से हिंट किया है कि ये कितने दिनों तक जंग चलेगी पता नहीं है, ये कितने दिनों तक स्थिति रहेगी पता नहीं है। ऑयल क्राइसिस या एलपीजी क्राइसिस कितने दिनों तक जारी रह सकती है पता नहीं, क्योंकि देखिए दोनों देश जो इजराइल है और ईरान है अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जब तक उनका ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो जाता वो पीछे नहीं हटेंगे। और जब एक बार जंग शुरू हो गई तो इसके अंत का जो फैसला है किसी के भी हाथ में नहीं रहता है। स्थितियां डिसाइड करती हैं कि कोई एक पीछे हटेगा, दूसरा आगे रहेगा। तो इस लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरीके से देश को तैयार रहने का एक तरीके से कहा है कि आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि सीधे ऐलान नहीं किया जाता है। इस तरीके की जो भी कर्व्स होते हैं या जो समझिए कि रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं वो सीधा ऐलान नहीं होता। इसी तरीके से सटल वे में कहा जाता है कि हमको तैयार रहने की जरूरत है, एकजुट रहने की जरूरत है, दुनिया को एक तरीके से एक सुर में एकजुटता के संदेश की जरूरत है। आप पूरी खबर पे क्या सोचते हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने जो तैयार रहने को लेकर कहा है उस पे जो भी आपकी राय है अपनी राय जरूर दें।